मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। मैं सुखदेव तिवारी। मैं आपके सामने जो है आज ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट में मैं स्ट्रेट लाइन लेकर के आया हूं और स्ट्रेट लाइन के बारे में आज जो है आपसे चर्चा होगी। स्ट्रेट लाइन या कहते हैं इसको सरल रेखा। क्या कहते हैं भाई? सरल रेखा। हिंदी में इसको सरल रेखा कहते हैं। और सरल रेखा हमेशा लीनियर होती है। लीनियर का मतलब उसमें जो वेरिएबल होते हैं उसकी डिग्री या उस इक्वेशन की डिग्री हमेशा 1 होती है, और जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी कहते हैं, और इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही होता है। तो इसी को आगे देखते हुए हम कह सकते हैं कि जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन कैसा होता है। सरल रेखा का जो व्यापक समीकरण होता है, हम हिंदी में थोड़ा सा पाएंगे। सरल रेखा का व्यापक समीकरण हमेशा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू क्या होता है? 0, जहां पे x और y क्या होते हैं? एक वेरिएबल होते हैं, और a b c क्या होते हैं? कांस्टेंट। या a b c ये रियल नंबर में बिलोंग करते हैं, और x और y ऑलवेज वेरिएबल विच इज ऑलवेज डिग्री 1। मतलब इन दोनों की डिग्री 1 ही होगी, पावर इसकी 1 होगी। और यदि 1 से ज़्यादा है तो ये मान लीजिए कि वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, फिर वो आगे कॉनिक सेक्शन की ओर जाता है। तो इसलिए हम लोग जो है देखते हैं सबसे पहले कि वेरिएबल की डिग्री कितनी है। यदि वेरिएबल की डिग्री 1 है तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कई फॉर्म में आता है। अब 2 3 4 फॉर्म है उसके। हम उस फॉर्म को अध्ययन करते हैं और उसके बाद हम जो है क्वेश्चन पे चलेंगे। तो सबसे पहला है कि स्लोप फॉर्म, मतलब रेखा की प्रवणता। तो पहले हम प्रवणता निकाल लेते हैं, इसके बाद उसके फॉर्म बताते हैं। तो प्रवणता कहते किसको हैं? स्लोप ऑफ लाइन देख लेते हैं पहले। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप मतलब होती है क्या? प्रवणता या ढाल। समझ रहे हैं? अच्छा, प्रवणता क्या होती है? ध्यान दीजिए, कोई भी लाइन है, जैसे हमने कल आपको चर्चा की थी, कल ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और कोई भी लाइन इस तरह से जाती है, तो जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, समझ रहे हैं, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाता है। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनाती है रेखा, उस रेखा जो एंगल बनाती है उस एंगल के टेंजेंट को, उसके टेंजेंट को क्या कहते हैं? हम स्लोप कहते हैं। समझ रहे हैं? उसके टेंजेंट को स्लोप कहते हैं। टेंजेंट मतलब होता है क्या? tan थीटा विच इज आल्सो डिनोटेड बाय m। सो m इज इक्वल टू क्या हो गया? tan थीटा। जो भी सरल रेखा है, हम हिंदी में कहना चाहेंगे जो सरल रेखा है उसके धन एक्स अक्ष, धन एक्स अक्ष ये होता है। धन एक्स अक्ष से ये झुकाव, रेखा का क्या? झुकाव, ये झुकाव, ठीक है ना, एंगल। ये रेखा का जो कोण है, झुकाव है, उसके टेंजेंट को, टेंजेंट मतलब tan थीटा, tan उसके थीटा का क्या ले लेंगे? tan मतलब टेंजेंट। tan थीटा को हम क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। इसको हम किससे नोट करते हैं? m से। तो m बराबर क्या होता है? tan थीटा। इस बात को ध्यान देंगे। यदि मान लीजिए इस तरीके से कोई लाइन जाती है, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, मान लो ये लाइन जाती है, तो इसमें हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हुआ, इससे एंगल ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड थीटा। सो m is equal to tan theta which is the slope of line। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं हम, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष, तो हम यदि कहें कि x अक्ष की स्लोप क्या है, आपसे पूछा जाए कि x अक्ष एक लाइन है, x एक्सिस इज ऑलवेज लाइन एंड y एक्सिस भी आल्सो अ लाइन, सो स्लोप ऑफ दीज लाइन, मतलब स्लोप ऑफ x एक्सिस बताएंगे। स्लोप ऑफ
एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स एक्सिस बताइए कितना एंगल बनाता है? ये एक्स एक्सिस, ये भी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बनाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 0। और थीटा 0 तो एम इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा। तो एम इज इक्वल टू टेन 0। और टेन 0, 0 की वैल्यू होती है, टेन 0 क्या होता है? 0। तो भाई टेन 0 0 होता है, यस। और टेन 45 1 होता है। टेन 0 0 होता है, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ओके। और यदि हम स्लोप ऑफ वाई एक्सिस देखते हैं, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की स्लोप क्या होगी? एम इज इक्वल टू, ये भी इसमें थीटा कितना होगा? 90। तो एम इज इक्वल टू टेन 90। तो टेन 90 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो वाई एक्सिस की स्लोप होगी अनंत, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट कहलाता है ये। ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है देखते हैं इनकी स्लोप, और स्लोप निकालने के दूसरे भी फॉर्मूले होते हैं। ये पहला फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू टेन थीटा, तो आपको एंगल गिवन होता है। अदरवाइज सेकंड नंबर, आपका जब आपके पास दो पॉइंट गिवन होते हैं, फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड नंबर है कि जब दो बिंदु दिए जाए हैं और दिए गए हों, और तब उस लाइन की क्या चाहिए? हमें स्लोप चाहिए। मान लो कि आपके पास कोई लाइन ये है, और ये x1 y1 पॉइंट है, और ये x2 y2 पॉइंट है। अब इस लाइन की स्लोप चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कि कितना एंगल बना रहा है। ये लाइन है, अब ये पीछे आए के एंगल बनाएगी कहीं ना कहीं। तो अब उसकी स्लोप चाहिए, तो स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है जब हमें एंगल गिवन नहीं होता है। और यदि एंगल गिवन है तब तो कोई बात ही नहीं है, सीधे m इज इक्वल टू टेन थीटा लगता है। तो इसको नोट करें। और थर्ड नंबर है इसका, थर्ड नंबर, यदि आपको कोई लाइन गिवन है, समझ रहे हैं ना? जैसे रेखा दी गई है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसकी जो प्रवणता होगी, स्लोप होगी, m इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी, माइनस एक्स का गुणांक बटे y का गुणांक, मतलब माइनस ए अपॉन बी। तो ये दूसरे फॉर्म में जब लाइन गिवन होती है, एक तो एंगल नहीं है, दो एंड के कोऑर्डिनेट नहीं है, तो एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन से अपन जो है क्या निकालते हैं? स्लोप ऑफ द लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालने का एक ये फॉर्मूला है। और इसके बाद हम आगे चलते हैं, नोट करें इसको। हेलो।
देखिए भाई, जब दो रेखाएं परस्पर समांतर पैरेलल होती हैं, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं, सेकंड नंबर, जब दो रेखाएं परस्पर लंबवत होती हैं। ये दो कंडीशन है, खैर इसको मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि M1 इज इक्वल टू M2। दो रेखाएं हैं तो दो प्रवणताएं होंगी, और दोनों प्रवणताएं इक्वल हैं तो समांतर होती हैं, और परस्पर लंबवत हैं तो दोनों का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। तो ये हमारा परस्पर लंबवत की कंडीशन होती है। ठीक है, और इसके बाद हम जो है देखते हैं कि दो लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइनों के बीच का एंगल, उससे हम इसको फाइंड आउट कर देंगे कि दो लाइनों के बीच का एंगल निकाल करके इसको हम बता देंगे कि कैसे होती हैं ये। तो एंगल बिटवीन टू लाइन्स, दो रेखाओं के बीच का कोण कहते हैं इसको। अब दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने के लिए मान लो कि एक रेखा y इज इक्वल टू M1x प्लस C1 कह सकते हैं, एंड दूसरी है y इज इक्वल टू M2x प्लस C2। ये दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, दोनों की प्रवणताएं डिफरेंट हैं, एक की M1 है और एक की क्या है, M2 है। तो मान लीजिए इस तरीके से भी इन एंगल्स को हम रेखाओं को डिफाइन कर सकते हैं कि एक रेखा आपकी ये है, दूसरी रेखा ये है, इन दोनों के बीच का एंगल मान लो कितना है, यहाँ पे थीटा है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों की एंगल, दोनों का एंगल कितना है, थीटा है। तो अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ओरिजिन, और दूसरा इसमें एंगल बनाएगा। ठीक है ना? तो मैं इसको जो है ले सकता हूँ, यहाँ पे आप अल्फा ले लीजिए और यहाँ पे आप बीटा ले लीजिए। ठीक है, तो अब दो ये L1 और L2, ये L1 और L2 दो लाइन है, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। दो लाइन के बीच का एंगल कितना है, देखिए भाई थीटा है। अच्छा, यदि थीटा है तो हम जानते हैं इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को देख लीजिए, कोई ट्राइंगल ले लीजिए आप, ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक्सटीरियर एंगल दिस इज द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। मतलब कहने का बहिष्ठ कोण जो होता है, अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, बहिष्ठ कोण जो होता है वो अपने सामने के दोनों अंतः कोणों के योग के इक्वल होता है, बराबर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो बीटा है वो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, थीटा चाहिए मुझे, तो यहाँ पे आएगा बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू थीटा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बीटा माइनस अल्फा। ठीक, तो अच्छा बीटा माइनस अल्फा हुआ तो tan ले लीजिए दोनों तरफ, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan बीटा माइनस अल्फा। अब ट्रिग्नोमेट्री में मैं जानता हूं tan a माइनस बी, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, अच्छा भाई ध्यान दीजिए, हम जानते हैं यहाँ पर कि ये इसका जो स्लोप है, दिस इज कॉल्ड स्लोप, ये है तो M1 कहलाएगा, M इज इक्वल टू tan थीटा। तो M1 की जो वैल्यू है आप उसको ले लीजिए tan बीटा, और M2 की जो वैल्यू है वो tan अल्फा हो जाएगी। तो इसे पुट कर दीजिए, तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लेकिन अभी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसको उल्टा ले लें, कोई जरूरी थोड़ा ना, M1 M2 की जगह M2 M1 की जगह ले सकते हैं। ठीक है, थीटा भी हमारा, ये एंगल एक्सटीरियर है, सॉरी ये इंटरसेक्शन एंगल ये भी है दोनों का, और ये भी है। समझ रहे हैं? इसको मैं यदि फाई ले लूं
फाई इज आल्सो कॉल्ड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, सो देखो एक ये एक क्या है न्यून कोण है, तो फिर निश्चित रूप से एक वैध कोण होगा, सॉरी अधिक कोण होगा। ये न्यून कोण है तो ये अधिक कोण होगा, क्योंकि दोनों का समेशन कितना है 180 है, समझ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें हमेशा न्यून कोण को काउंट करना होता है। तो न्यून कोण को काउंट करने के लिए हम क्या लेते हैं, यहाँ बड़ा लेते हैं M1 और यहाँ छोटा, मतलब पॉजिटिव लाते हैं यहाँ पे, तो पॉजिटिव प्लस माइनस होता है। तो हम यहाँ पे इसको कह सकते हैं कि tan थीटा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। हम किस में ले लेते हैं इसको, मॉडुलस में। मॉडुलस में लेने से हमें क्या मिल जाता है, पॉजिटिव ही मिलेगा, चाहे M2 में M1 सब्ट्रैक्ट करें चाहे M1 में M2 सब्ट्रैक्ट करें। अब यहीं पे हम कहते हैं कि केस फर्स्ट, अब केस फर्स्ट में इफ थीटा 0, समझ रहे हैं ना, इफ थीटा 0, अब इफ थीटा 0 तो क्या होगा tan 0, और tan 0 क्या होता है 0, तो M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2, tan 0 0, तो M1 माइनस M2 इज इक्वल टू 0, तो M1 इज इक्वल टू क्या होगा M2। देखो ये आ गया। तो थीटा 0 का मतलब क्या हुआ, थीटा है ही नहीं, है नहीं तो दोनों रेखाएं कैसी हो गई, एक साथ हो गई। एक साथ हो गई तो कैसी हो गई, हम कहते हैं इसको पैरेलल लाइंस या कोलिनियर लाइंस, ठीक है ना, संपाती रेखा या समांतर रेखा। तो ये दोनों रेखाएं, दोनों प्रवणताएं सेम है, तो थीटा 0 है, मतलब रेखाएं कैसी हो गई, समांतर, रेखाएं समांतर, ठीक है। और यदि परपेंडिकुलर मतलब क्या कहें 90 डिग्री, अब थीटा 90 है, तो थीटा 90, तो यहाँ tan 90, tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जाएगा समथिंग बाई 0, इसको सॉल्व करेंगे तो M1 M2 इज इक्वल टू -1 आपको मिलेगा। इसको आप नोट करेंगे। हेलो, हाँ इसको जल्दी नोट करिए आप लोग, सब लोग। हाँ तो भाई ध्यान दीजिए, ये हमारे पास एंगल बिटवीन टू लाइंस, और यहाँ पे केस सेकंड हमने अब आपको बताया। केस सेकंड में हम कहते हैं कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, दोनों लाइन के बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है तो फॉर्मूला क्या होता है, tan 90 इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो आप ये देख रहे हैं इन्फिनिटी का मतलब होता है समथिंग अपॉन 0,
दिस इज m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। सो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों लाइंस कैसी हैं, परपेंडिकुलर है। कब है? जब दोनों की प्रवणताओं का गुणनफल कितना है, प्रोडक्ट कितना है, -1 है। तो जब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 है तो निश्चित रूप से दोनों लाइनें कैसी हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी। तो दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलरिटी कंडीशन। और नेक्स्ट अपन लोग चलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, हम जल्दी से आपको बताते हैं स्लोप ऑफ सॉरी फॉर्म ऑफ द लाइन। तो देखिए भाई, फॉर्म ऑफ द लाइन नंबर 1 स्लोप फॉर्म होता है, कह सकते हैं कि रेखा का समीकरण के जो रूप होते हैं, नंबर सबसे पहला होता है स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म को हम प्रवणता रूप कहते हैं। प्रवणता रूप में जो रेखा होती है वो लाइन आपको ध्यान देना है, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ये कोई लाइन जाएगी तो ये लाइन जो एंगल कितना बनाएगी, थीटा। मैंने देखा एक्स डैश हो गया, वाई डैश हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। तो अब आपको ध्यान देना है कि जो एंगल होगा स्लोप फॉर्म में, एंगल तो निश्चित रूप से धन एक्स एक्सिस से जो भी लाइन होती है वो थीटा एंगल बनाती है, थीटा की वैल्यू अपनी अपनी होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है कि ये जो पॉइंट है वो सी है और यहाँ से यहाँ तक का जो कटा हुआ इंटरसेप्ट है वो सी होता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हम रेखा जो जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी विच इज द स्लोप फॉर्म। m क्या होती है? m आपकी स्लोप है और c क्या है? ऑलवेज इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, y इस पर कटा अंतःखंड। ये y अक्ष पर कटा हुआ अंतःखंड होता है c, हमेशा, कभी x अक्ष पे नहीं कटता, ठीक है। ये हमेशा किसको होता है? y अक्ष पे। ये हम कहते हैं इसको स्लोप फॉर्म। सेकंड नंबर आपका आ जाता है नॉर्मल फॉर्म, क्या? लंब रूप कहते हैं उसको। तो ध्यान दीजिए, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? कोई भी लाइन नॉर्मल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होती है? मान लीजिए कि ये कोई एक क्या है, लाइन है, तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, लंब रूप होता है आपका एक्स कॉस अल्फा, वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। तो अल्फा क्या होता है? अल्फा ध्यान दीजिए, लंब का एक्स अक्ष से झुकाव। किसका? लंब का एक्स अक्ष से अल्फा जो कोण बनाता है, लंब बनाता है। तो लंब की माप यहाँ पी जो होती है वो लंब की माप होती है, और अल्फा जो होता है वो लंब का धन एक्स अक्ष से झुकाव। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर फॉर्म, दिस इज नॉर्मल फॉर्म आल्सो। तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है, इस फॉर्म को हम परपेंडिकुलर फॉर्म कहते हैं। और किसी लाइन से हम परपेंडिकुलर फॉर्म को कैसे इंटरचेंज करते हैं वो भी हम बताएंगे आपको। और यहाँ पे ये फॉर्म में भी हम लाइन को लाते हैं, वाई की वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो वो आपकी प्रवणता रूप होती है, स्लोप फॉर्म होता है। इसके बाद तीसरा फॉर्म है आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब अंतःखंड रूप।
अंतःखंड रूप में रेखा जो जाती है वो भी इसी तरीके से एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ये रेखा हो गई, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से एक्स अक्ष में ए अंतःखंड काटा, वाई अक्ष में बी अंतःखंड काटा, ये ए कॉमा जीरो हो गया, यहाँ जीरो कॉमा बी हो गया, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे ए जो नीचे वाला होता है ये एक्स अक्ष में काटता है और ये वाई अक्ष में कटा हुआ अंतःखंड होता है, केवल इस बात को ध्यान देना होता है। ये एक्स अक्ष में अंतःखंड काटता है ए और बी वाई अक्ष में अंतःखंड काटता है। और इस रेखा का इक्वेशन होता है, ये जो रेखा ये जाती है हम इसको कह सकते हैं कि ये ए बी लाइन है, और इस ए बी लाइन का इक्वेशन एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है। ये अंतःखंड रूप कहलाता है। अंतःखंड रूप के बाद आगे बताते हैं, इसको नोट करें। भाई इसको नोट करने के बाद ये एक रेखा का प्राचलिक फॉर्म होता है। इसमें हम इसका फिगर बनाते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और ये रेखा आपकी जा रही है। इस रेखा में जानते हैं कि एंगल थीटा होगा। यहाँ पर कोई पॉइंट ए और ये एक पी पॉइंट हमने ले लिया। पी भी कोई भी वेरिएबल पॉइंट होता है। ए कोऑर्डिनेट कोई गिवन है x1 y1, ये गिवन पॉइंट है, और ये हमारा x, y, ये एक कोई चर बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ से हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये एंगल आल्सो थीटा होता है। तो इससे एक बिंदु से जाने वाली रेखा तथा एक्स अक्ष धनात्मक दिशा में एक कोण बनाने वाली रेखा जो दी गई है, इस रेखा का फॉर्म क्या होता है, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। जो r वैल्यू होती है वो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है r, ठीक है। तो ये एक फॉर्म है, ऐसे ये भी लाइन का फॉर्म है। नेक्स्ट है आपका किसी दी गई रेखा के समांतर और लंबवत रेखा का समीकरण। तो ध्यान देना है समांतर और लंबवत रेखा का। तो नेक्स्ट है रेखा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के समांतर रेखा का समीकरण, के समांतर रेखा का, ये सभी फॉर्मूले टाइप हैं क्योंकि जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो इनकी सबकी आवश्यकता
होती है। इसलिए पहले हम पूरा फंडामेंटल क्लियर कर रहे हैं और इसके बाद इसके क्वेश्चन को लेंगे। तो ये रेखा जिस के समांतर, इस रेखा जनरल लाइन है, इसके समांतर रेखा का यदि हमें समीकरण निकालना है तो फॉर्मूला होता है सीधे ए एक्स प्लस बी वाई, सी की जगह कोई लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। और दूसरा नंबर है कि लंबवत रेखा, रेखा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। लंबवत रेखा का, अब लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है? देखो एक्स और वाई के कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं। एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या हो जाते हैं? इंटरचेंज, और बीच में साइन चेंज हो जाता है। तो ये बी एक्स हो जाएगा, माइनस का ए वाई हो जाएगा, सी की जगह लैम्डा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये एक लाइन है जिसको हम इसकी परपेंडिकुलर लाइन कहते हैं। तो इसको हम जो है याद कर लेंगे, क्योंकि डायरेक्टली हम इनका यूज करते हैं। आगे हम आपको क्वेश्चन लेकर के बताएंगे। ठीक है, इसको नोट करिए तीनों को। तो देखिए भाई, अब आगे हम जो है किसी बिंदु से रेखा के बीच की दूरी, कोई रेखा है, मान लो ये आपकी एक लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, इससे इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी ऑन द लाइन। ठीक है ना, किसी रेखा पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए बी जो होती है वो ए कोऑर्डिनेट है आपका क्या, x1 y1। तो ए से इस लाइन एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब यदि ए कोई मूल बिंदु हो, यदि ए मूल बिंदु अर्थात 0 0 हो, तो जो ए बी की डिस्टेंस है P इज इक्वल टू क्या जाएगा, a इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो P की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी c अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये मूल बिंदु से दूरी है और ये किसी पॉइंट से दूरी है। कोई भी पॉइंट यदि आता है तो उस पॉइंट से डिस्टेंस आप इस तरह निकालते हैं और मूल बिंदु से डिस्टेंस आप इस तरह निकालते हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका, आगे बताते हैं, इसको नोट करिए पहले।
नोट हो गया। अब दो समांतर रेखाओं की बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इसको भी हम जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आपके पास ये क्वाड्रेंट है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। मान लीजिए दो समांतर रेखाएं, एक ये है और एक ये है, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो दो रेखाएं y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, दूसरी है y इज इक्वल टू m2x, समांतर हैं तो बेटा m1 ही रहेगा। अब इनकी बीच की दूरी निकालना है, क्योंकि m1 c1 c2 ये कांस्टेंट डिफरेंट होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि m1 या m ही कह दो, y इज इक्वल टू mx प्लस c1, y इज इक्वल टू mx प्लस c2। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रवणताएं सेम होगी, तब तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, अदरवाइज पैरेलल हो ही नहीं सकती। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है, तो सीधा सीधा सिंपल फार्मूला C1 माइनस C2 करेंगे। अब प्रॉब्लम आती है कि C1 बड़ा या C2 बड़ा, या कभी कभी ये लाइन उठ के इधर आ जाती है, ओरिजिन होती है, तो प्रॉब्लम आती है। तो हम कुछ नहीं करता, इसका मॉडुलस ले लेगा, ठीक है। और मॉडुलस लेने के बाद रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज द फॉर्मूला ऑफ टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसके अकॉर्डिंग हम दो की डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए भाई, आगे जो है हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई के अंतःखंड काटने वाली एक रेखा की प्रवणता ज्ञात करना। निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई का अंतःखंड काटती है। क्वेश्चन नंबर पहला है, निर्देशांक अक्षों से बराबर लंबाई के अंतःखंड काटने वाली एक रेखा की प्रवणता तो देखिए इसका सॉल्यूशन होगा बराबर लंबाई के अंतःखंड। समझिएगा, जैसे मान लीजिए आपका एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, और मैंने बताया था कि ये रेखा जाती है और इस रेखा में ये अंतःखंड ए है, तो ये भी अंतःखंड ए ही है, मतलब बराबर है। अब अंतःखंड बराबर है, इसका मतलब ए बराबर क्या हो गया, बी है। रेखा क्या होती है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी, बी की जगह हो जाएगी ए इज इक्वल टू 1, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया a। अब इस रेखा का क्या निकालना है, प्रवणता। अब इसकी प्रवणता मतलब m, फॉर्मूला क्या होता है, माइनस रेखा से प्रवणता। कैसे निकालना है, x अक्ष का गुणांक अपॉन y अक्ष का गुणांक। तो x अक्ष मतलब x का गुणांक, सॉरी, x का गुणांक बटे y का गुणांक, ठीक है। तो m इज इक्वल टू माइनस x का गुणांक कितना है 1, y गुणांक कितना है 1, 1/1 कितना हो जाएगा 1, तो माइनस का 1, ठीक है।
तो एम इसकी जो स्लोप आ गई वो क्या आ गई, -1, ठीक है ना। नोट करिए, बहुत सिंपल सवाल है लेकिन थोड़ा सा ट्रिक में आपको जो है घुमा देता है। इस तरीके से आपको यदि क्वेश्चन नहीं आता है कि भाई इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, जब इंटरसेप्ट फॉर्म ही नहीं पता होगा तो आप स्लोप इसकी फाइंड नहीं कर सकते। ओके, करिए जल्दी से। देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। उसने कहा बिंदु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -1, से जाने वाली एवं एवं 2x + 3y + 4 बराबर 0 पर लंब रेखा का समीकरण। देखिए भाई, हमने आपको बताया था कि किसी रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण क्या होता है। तो लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए, इस रेखा के लंबवत रेखा का समीकरण चाहिए, तो सॉल्यूशन आता है, हम यहाँ लिखेंगे 2x + 3y + 4 = 0 के लंबवत रेखा का समीकरण। अभी हमने बताया था इसके पहले क्या करते हैं, x और y के कोफिशिएंट इंटरचेंज कर देते हैं और बीच का साइन भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x - 2y और 4 की जगह लैम्डा = 0। ये एक लंबवत रेखा हो गई और इससे जाने वाली है, ये आप इक्वेशन मान लीजिए। तो रेखा फर्स्ट कहाँ से, बिंदु -1, से होकर जाती है। अब होकर जाने का मतलब समझते हैं, ये पॉइंट कहाँ पे रखा हुआ है, इस लाइन पे। इस पॉइंट को उठा के इस लाइन पे रख दीजिए। 3, × -1 -2 × 1 + लैम्डा = 0। तो -3 - 2 + लैम्डा = 0। तो -5 + लैम्डा = 0। तो लैम्डा = 5। ये आपका लैम्डा की वैल्यू आ गई, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो समीकरण 1 से मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 से कितना जाएगा, 3x - 2y और +5 = 0 विच इज रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन टू दीज लाइन्स। तो जब किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का फॉर्मूला ये होता है, x और y के कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देते हैं, बीच के साइन को चेंज कर देते हैं और जो कोफिशिएंट होता है उसकी जगह हम लैम्डा रख देते हैं। कोफिशिएंट कुछ भी हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, कुछ भी हो, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। हम उसके स्थान पर लैम्डा रख देते हैं और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई ना कोई कंडीशन जरूर गिवन होगी। जो हमने लैम्डा लिया है उस लैम्डा को निकालने के लिए कंडीशन होगी, उस कंडीशन को यूज करते हुए लैम्डा की वैल्यू फाइंड करते हैं, रख करके रिक्वायर्ड इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाता है। इसको जल्दी से नोट करें। इसके बाद हम एक समांतर रेखा का क्वेश्चन लेकर के बताते हैं। हेलो,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेखा बिंदु जो है इसमें चेंज हो गया। बिंदु क्या दिया है 1,2 से जाने वाली एवं y इज इक्वल टू 3x-1 पर के समांतर रेखा का समीकरण के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात करें। देखिए सेम क्वेश्चन है। इसके पहले ये लंब वाला बताया, इसके बाद समांतर वाला। तो हम कहेंगे कि रेखा y -3x+1 बराबर 0 के समांतर रेखा का समीकरण। समांतर रेखा का y -3x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं करना है, इसमें कांस्टेंट की जगह लैम्डा पुट कर देना है बस। और ये कहाँ से पास हो रहा है 1,2 से। इसको फर्स्ट मान लीजिए। हम यहाँ पे कहेंगे रेखा फर्स्ट बिंदु 1,2 से होकर जाती है। अब 1,2 से होकर जाएगी तो y की जगह कितना हो जाएगा 2 -3 × 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो 2 - 3 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो -1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा की वैल्यू आ गई। लैम्डा का मान कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ पे हम समीकरण 1 से लेंगे। तो y -3x+1 इज इक्वल टू 0। ये एक समांतर रेखा मिल गई। किसकी समांतर होगी? वो इस लाइन की, जो ये लाइन दी गई है इस लाइन की ये समांतर होगी। आप देख भी सकते हैं क्योंकि केवल डिफरेंट किसका है, c अलग होगा। भाई m तो सेम होता है। तो ये दोनों x और y के सेम है, लेकिन इसमें इधर आ जाएगा +1 हो जाएगा। ओ माइनस का 3x प्लस का 1 ओ सेम। दिस इज पैरेलल भी कह सकते हैं। इस बिंदु से होकर जाएगी और वो कॉन्सिडेंट भी हो सकती है। पैरेलल और कॉन्सिडेंट सेम होती है क्योंकि उनके बीच की दूरी यदि 0 कर दी जाए तो वो कॉन्सिडेंट हो जाती है। तो वो एक ही चीज है। ठीक है, तो इसको भी करें आप। गिलास दे लो फिर। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। कहा गया है कि एक सरल रेखा x + by + c बराबर क्या है 0 सदैव बिंदु 1, -2 से होकर जाती है या से गुजरती है। तो उसने कहा है ABC किस श्रेणी में होंगे। तो
ए कॉमा बी कॉमा सी किस श्रेणी में होंगे, क्योंकि नीचे ऑब्जेक्टिव दिया गया है समांतर श्रेणी में होंगे या ज्योमेट्रिक श्रेणी में होंगे या हार्मोनिक श्रेणी में होंगे या किसी में नहीं होंगे। तो ये पास हो रहा है इससे, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है इसका, ये कोई पॉइंट किसी लाइन पे से पास हो रहा है या कोई लाइन पॉइंट से पास हो रही है तो उस पर उसको पुट कर देना। अर्थात ये आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो ये पॉइंट आपका क्या है 1 कॉमा -2 लाइज ऑन द लाइन, इस फर्स्ट पे लाई कर रही है। तो हम a इंटू एक्स की वैल्यू 1 हो गई प्लस बी वाई की वैल्यू -2 प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a -2b प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b। ये रिलेशन रिप्रेजेंट करता है एपी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हम कहेंगे कि a b और c इज इन एपी। एपी माने होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का रिलेशन होता है 2 बराबर 1, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो मैं कह सकता हूं कि जो एबीसी हैं वो किस श्रेणी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको पहले पढ़ाया जा चुका है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो चलिए इसको हम आगे देखते हुए यहाँ तक नोट करिए और फिर अपन अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए भाई अगला क्वेश्चन है, वो कह रहा है x माइनस √3y इक्वल टू 5 और दूसरी लाइन दी है √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 के बीच का कोण बताइए, के बीच का कोण बताना है। मतलब इन दोनों के बीच के जो एंगल होगा वो एंगल कितना होगा। तो इसमें आप बताइए, सबसे पहली रेखा की प्रवणता क्या होगी, m1 फाइंड करिए। m1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट माइनस x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट 1 अपॉन y का कोएफिशिएंट माइनस का √3, माइनस माइनस कैंसिल आउट 1/√3, इसकी स्लोप हो गई। और दूसरा m2 स्लोप किसकी है, सेकेंड लाइन की, सेकेंड लाइन की निकालेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना है √3 है अपॉन y का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, अर्थात कितना आ गया √3। कौन बड़ा है, m2 बड़ा है। तो हम tan थीटा निकालने का प्रयास करेंगे। tan थीटा क्या आएगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जो बड़ा होता है उस छोटे में हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। m2 की वैल्यू है √3 माइनस 1/√3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3 कैंसिल आउट, क्या आ जाएगा √3 का 3 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 2, तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, √3 माइनस 1 अपॉन 2√3। तो ये tan थीटा, समझ रहे हैं। अब इसको या तो आप
की वैल्यू जानते हो, √3 को हम कर सकते हैं ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई, तो √3 ऊपर हो जाएगा, 3 3 2 6 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम या तो नहीं जानते हैं, कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, या तो ऑप्शन दिया होगा तो फिर हम इसकी की वैल्यू को फाइंड करते कि tan में किसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। और यदि नहीं है तो थीटा इज इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं कि tan इनवर्स √3 - 1/2 √3, इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। और इसका ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या है। तो वेरी सिंपल ये भी है। और इसके बाद एक क्वेश्चन और है, बहुत सरल है, वो कह रहा है xy बराबर 0। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, उसने कहा कि xy इज इक्वल टू 0 के बीच का कोण। अब xy इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x बराबर 0 पहली लाइन, y इज इक्वल टू 0 दूसरी लाइन। अब ये दोनों लाइनें हैं तो इन दोनों लाइनों को ड्रॉ कर लीजिए, ये x एक्सिस हो गई और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। अब x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो बस थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसमें हमें ज्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ये xy इज इक्वल टू 0 के लिए बीच का एंगल कभी कभी ड्रॉ करके भी निकाला जा सकता है। दोनों लाइनों को ड्रॉ करके हम उसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। चलिए इसको करिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, कह रहा है y इज इक्वल टू 3 है, और दूसरा है इक्वेशन y इज इक्वल टू √3x + 9 के बीच का एक न्यून कोण बताना है। इसमें ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री।
तो इनके भी बीच का एंगल ही हम कह सकते हैं कि इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे। तो इसकी स्लोप क्या होगी, सॉरी इसकी स्लोप क्या होगी, स्लोप मीन्स होती है प्रवणता। y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 मतलब कौन सी लाइन है, एक्स अक्ष के पैरेलल लाइन हुई ना, ध्यान दीजिए, ड्रॉ कर लीजिए एक्स अक्ष वाई अक्ष, ये y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 ये लाइन होगी, और ये y इज इक्वल टू 3 है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स अक्ष से कितना एंगल बनाएगी, एक्स के पैरेलल है, इसका मतलब 0 डिग्री बनाएगी, तो 0 बनाएगी तो थीटा इसका हो जाएगा 0, तो m इज इक्वल टू tan 0, tan 0 क्या होता है 0, मतलब इसकी स्लोप 0 हो जाएगी, और इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, x का कोएफिशिएंट अपॉन y का कोएफिशिएंट, x का y रूट माइनस अपॉन y कोएफिशिएंट 1, तो m इज इक्वल टू हो जाएगी -√3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एंगल विथ का tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो अब सबसे इन दोनों में से बड़ा कौन है, m1, ठीक है, तो ये m2 कह सकते हैं हम इसको, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है भाई 0, माइनस माइनस क्या हो गया √3 प्लस का 1 प्लस m1 की वैल्यू 0 इंटू -√3, तो √3 अपॉन 1 प्लस 0, अर्थात tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3 आ गई। अब √3 tan में किसकी वैल्यू होती है बताएंगे भाई, tan 60 होती है, तो थीटा कंपेयर करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब इनके बीच का एंगल जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम जो है इनको कंप्लीट करिए। धुलाई चल रही, धुलाई चल रही हमने कहा। हेलो, हाँ नोट करें भाई जल्दी से। तो ये बताना है, रेखाएं हैं x अपॉन a, y अपॉन b 1, दूसरी है x अपॉन a डैश 1 है। तो अब ये दोनों रेखाएं इस कंडीशन को लेकर के ये एक कंडीशन फॉलो कर रही हैं, और ये दोनों रेखाएं कैसी हैं कि ये कंडीशन फॉलो कर रही हैं, मतलब कहने का आपको ऑप्शन है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ये दोनों के बीच की का एंगल 60 डिग्री है, या दोनों परस्पर लंबवत हैं, ये कैसी रेखाएं हैं। तो अब ये चेक करने के लिए हमें इनकी स्लोप निकालनी होगी, तो हम पहले इसकी स्लोप फाइनल करेंगे पहले वाली की। तो m1 बताइए भाई इसकी स्लोप कैसे निकलेगी। चलो सोल्यूशन ऑफ दिस, माइनस एक्स का कोएफिशिएंट अपॉन वाई का कोएफिशिएंट, तो माइनस एक्स का जो कोएफिशिएंट है -1 अपॉन ए, और वाई का कोएफिशिएंट कितना है 1 अपॉन बी, तो क्या आ जाएगा m1 की जो वैल्यू आई वो बी ऊपर जाएगा, तो -b अपॉन ए आ गया। ठीक है, अच्छा सेकेंड लाइन आई, इसमें भी हमें स्लोप निकालना है, तो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -1 अपॉन ए डैश, और 1 अपॉन कितना बी डैश, मतलब माइनस का बी डैश अपॉन कितना ए डैश, बी m1 m2 आ गया आपका। अब ये दोनों पैरेलल होंगे तो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि इक्वल तो यदि करते भी हैं तो क्या ये कंडीशन मिल जाएगी, क्यों भाई नहीं मिलेगी। तो फिर हम ये प्रयास करते हैं, पहले हम m1 m2 इज इक्वल टू -1 करने का। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू आई -b/a और इंटू माइनस का b डैश अपॉन a डैश,
इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा, बी बी डैश अपॉन ए डैश इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि बी बी डैश इज इक्वल टू माइनस ए डैश, तो बी बी डैश प्लस ए डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो समस्या सॉल्व होती नहीं दिख रही है, अर्थात ये जो कंडीशन है वो लंबवत की नहीं दिख रही है। तो लंबवत की नहीं दिख रही है तो क्या हो सकता है भाई, लंबवत नहीं है तो फिर क्या है, पैरेलल देख लेते हैं। पैरेलल तो वैसे बनता ही नहीं है क्योंकि M1 और M2 इक्वल हो जाएंगे। देख लेते हैं, M1 इक्वल टू M2 करते हैं तो क्या आता है, A अपॉन माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी डैश बाई ए डैश। माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो बी ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश। ठीक है, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि ये क्या है, 1 अपॉन में आता है और प्लस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये भी नहीं आ रहा है। तो फिर क्या हो सकता है भाई, नेक्स्ट ऑप्शन इसमें 60 डिग्री का है और फोर नन ऑफ दीज का है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये वैसे पैरेलल की कंडीशन नहीं है, बट ये परपेंडिकुलर की कंडीशन लग रही है, कुछ ना कुछ डिस्टर्ब है इसमें। हाँ, ये थोड़ा हमने चेंज किया हुआ है, यहाँ पर ये बी डैश है, ठीक है, और यहाँ पर ये ए डैश। ओके, अब सही है। M2 आप सॉल्व करिए तो यहाँ पे बी डैश हो जाएगा, यहाँ पे ए डैश हो जाएगा। अब आप देखिए, ये थोड़ा करेक्शन था क्योंकि ये लाइन हमारी x अपॉन बी डैश थी, हमने गलत नोट की थी, तो इसको सही नोट करिए। अब हम M1 M2 इज इक्वल टू -1, तो M1 की वैल्यू क्या है भाई, M1 की माइनस बी बाई ए इंटू M2 की माइनस ए डैश बाई बी डैश, और दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, तो माइनस माइनस प्लस बी ए डैश अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू -1। उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा बी ए डैश इज इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, माइनस का ए बी डैश आ जाएगा, और चाहें तो इसको हम रेसिप्रोकल, चूंकि रेसिप्रोकल में दिखाता है, तो 1 अपॉन ए डैश बी दिस इज इक्वल टू -1 अपॉन ए बी डैश ऑल्सो 1 अपॉन ए डैश बी प्लस 1 अपॉन ए बी डैश इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन आ रही है, मतलब ये दोनों लाइनें कैसी हैं, परपेंडिकुलर हैं। कैसी हैं, परपेंडिकुलर लाइन है। ये परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन शो करता है, अर्थात ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी तब ये कंडीशन आएगी। तो हमें ये ध्यान देना है, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था इसलिए नहीं आ रहा था। अब आप लोग इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको नोट करिए।
देखिए भाई, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने कहा यदि पी और पी डैश मूल बिंदु से रेखाओं, अब रेखा दी गई है, क्वेश्चन है यदि पी तथा पी डैश मूल बिंदु की रेखाओं, मूल बिंदु की रेखाएं कौन सी है, एक्स सेक अल्फा प्लस वाई कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू के, और दूसरी रेखा है एक्स कॉस अल्फा माइनस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू के कॉस 2 अल्फा, ये दूरियां हैं। तो आपको 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है, मान लो कि 4p² प्लस p डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0, के 2k स्क्वायर। इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मतलब कहने का इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है, p और p डैश है, मूल बिंदु से दूरी। कहाँ से, मूल बिंदु से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले मूल बिंदु से दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से दूरी आपकी p है, किस रेखा की, इस रेखा की, समझिएगा। तो मूल बिंदु मतलब 0 0, एक्स का मान 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, और ये आपका प्लस के अपॉन रूट ऑफ कितना हो जाएगा, एक्स का कोफिशिएंट, तो सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा, मतलब आ जाएगा के अपॉन रूट ऑफ सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये पी आया, पी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे पी स्क्वायर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो के स्क्वायर अपॉन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसेक स्क्वायर अल्फा। ये पहली हो गई। दूसरा पी डैश आपने निकाला, पी डैश कहाँ, कौन सी, इससे दूरी है मूल बिंदु पे, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। कितना आ जाएगा आपका, के कॉस 2 अल्फा अपॉन रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे पी डैश का स्क्वायर यदि मैं करता हूँ, तो पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 अल्फा, और ये 1 हो जाएगा नीचे वाला, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब इसकी पी डैश स्क्वायर ये मिल जाएगा, पी स्क्वायर ये मिल गया। अब दोनों को हमें, अच्छा ये ध्यान देना है, अभी भी पूरा क्वेश्चन नहीं था, दूरियां हैं, तो उसको उसने ये कहा था कि 4p² माइनस नहीं प्लस पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, ये था क्वेश्चन हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो हमने पी स्क्वायर निकाल लिया, पी डैश स्क्वायर निकाल लिया। अब हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, 4p² और प्लस पी डैश स्क्वायर। तो 4 का मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, 4k² अपॉन सेक स्क्वायर अल्फा प्लस कॉसिक स्क्वायर अल्फा, और प्लस पी डैश स्क्वायर कितना हो जाएगा, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 12। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, के स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे अब थोड़ा सा हमें ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के सॉल्व करेंगे। इतना नोट करिए, इसके बाद हम आगे सॉल्व कर रहे हैं।
फोर पी स्क्वायर प्लस पी डैश स्क्वायर 4 स्क्वायर sec को क्या क्रॉस करिए तो 1 पाई कितना cos स्क्वायर 1 अपॉन sin स्क्वायर अल्फा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा sin स्क्वायर cos स्क्वायर कैल्शियम लेंगे ऊपर जाएगा तो जानते हैं 4k स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 अल्फा ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ पे हम जैसे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम यहाँ पे रखेंगे 4k स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस k स्क्वायर। अब बात आती है कॉस स्क्वायर 2 अल्फा की तो कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को हम कैसे ब्रेक करें कि हमें जो है यहाँ पे क्या वैल्यू मिल जाए तो उसको करने के लिए हम देखते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो 4 है इसके साथ लेंगे तो साइन 2 अल्फा स्क्वायर बन जाएगा तो सब उसको साइन 2 अल्फा में चेंज करने का प्रयास करते हैं k स्क्वायर कॉस 2 अल्फा को साइन 2 अल्फा में समझ रहे हैं कॉस स्क्वायर 2 अल्फा को चेंज करना है साइन 2 अल्फा में बोलो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 अल्फा वेरी गुड। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे हम 4 को भी ले लीजिए इसके साथ में तो k स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 2 अल्फा ठीक है साइन 2 अल्फा 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ये 2 बार k लिख दिया तो k स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस का k स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 अल्फा दिस इज कैंसिल आउट तो k स्क्वायर इज द वैल्यू तो 4p स्क्वायर प्लस p डैश स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो ओनली k स्क्वायर आएगी और k स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप लोग जो है इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करके लाएंगे और जो भी और भी समस्याएं होंगी सरल रेखा से स्ट्रेट लाइन से संबंधित तो हम आगे बताएंगे कुछ IIT JEE के जो क्वेश्चन हैं उनमें से काफ़ी मैंने क्वेश्चन लिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन और बाद में हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसके बाद हम जो है ये कहते हैं कि अब नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगा उसमें हम जो है अगले क्वेश्चन कराएंगे और आज का यहीं तक थैंक यू।